नमस्कार, सिटी सेंटर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। इंदौर से आ रही, जहां पे 7 करोड़ से ज्यादा की ब्राउन शुगर बरामद हुई है। प्रतापगढ़ से कोलकाता ले जाई जा रही थी ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। इंदौर से जानकारी, जहां पे मादक पदार्थ को लेकर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 7,69,50,000 की ब्राउन शुगर को बरामद किया है। ये ब्राउन शुगर प्रतापगढ़ से कोलकाता ले जाई जा रही थी। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 अलग अलग टीम बनाई है पुलिस ने बाकायदा, और मादक पदार्थ के मामले में अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। देखिए, 7 करोड़ से ज्यादा का ये अमाउंट बताया जा रहा है ब्राउन शुगर का। प्रतापगढ़ से कोलकाता की तरफ ये ब्राउन शुगर को डिलीवर किया जा रहा था। 2 आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों से हर एक एंगल से पूछताछ होगी कि आखिर इसका नेक्सस और कहां तक बिछा है। मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में ये बड़ा एक्शन, अब तक का सबसे बड़ा एक्शन इंदौर पुलिस ने किया है। समीर खान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। समीर, अपने आप में बड़ी कामयाबी है पुलिस के ये, और एक बहुत बड़ा एक्शन अब तक का। क्या और डिटेल्स इस पूरे मामले में? फिलहाल तो जो है हम ये कहें कि पुलिस ने जो है बड़ा, हम ये कहें कि जो ब्राउन शुगर की सप्लाई का जो रैकेट है उसका पर्दाफाश करने की जो है तैयारी कर ली है। और इस पूरे मामले में फिलहाल जो है 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। और अब इस बात का पता लगाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है कि आखिर इनके लिंक कहां तक हैं, कहां से जो है ये ब्राउन शुगर लाए थे, किसे देने वाले थे। उन लोगों को भी बहुत जल्द पुलिस बेनकाब करने की तैयारी कर रही है। जी, अभी इन दोनों से आरोपियों से पूछताछ में और क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? कहां से ये लोग ताल्लुक रखते हैं और कितना बड़ा इनका नेक्सस है? देखिए, फिलहाल जो है हम ये कहें कि ये जो है ब्रेकिंग न्यूज की तरह ही जो है हम हमारे पास अभी जो है पुलिस ने इस बात का जो जानकारी दी है, वो पुलिस का यही कहना है इस पूरे मामले में कि इनके तार जो है कहां तक जुड़े हैं। इसको लेकर अब जो है इनसे कड़े सख्ती से पूछताछ की जाएगी, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इनके द्वारा ये माल कहां से लाया गया था। हालांकि जो प्रारंभिक तौर पर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो राजस्थान बॉर्डर और मध्य प्रदेश बॉर्डर का जो इलाका है, नीमच मंदसौर, जो ब्राउन शुगर के लिए जाना भी जाता है, अफीम की जहाँ पर खेती होती है, तो उधर से माल लाने की जो संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो है दोनों ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करके ये भी पता लगाया जाएगा कि ये कहां से ब्राउन शुगर खरीदी करके लाए थे और किसे ये देने वाले थे। ठीक है समीर, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पकड़ा है। अभी ये इनिशियल स्टेज है, शुरुआती जांच है, और जब पूरी जांच पूरी होगी उसके बाद देखना होगा कि क्या और जानकारी निकलकर सामने आती है कि ये ब्राउन शुगर कहां खरीदा गया था, कहां पर इसको डिलीवर किया जा रहा था, कितने और लोग शामिल हैं, किस तरीके से पूरा नेक्सस काम करता है और कब से काम कर रहा है, किन किन राज्यों में जाल बिछा हुआ है। ये तमाम सवाल है, सवालों की फहरिस्त पुलिस ने तैयार की होगी और इन दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। सख्ती से पूछताछ में, हर एक एंगल से पूछताछ में देखना होगा क्या और खुलासे होते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगी आग मामले में जांच कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के बाद कलेक्टर ने मंदिर प्रशासक संदीप सोनी को हटा दिया है। संदीप की जगह अब मृणाल मीना को मंदिर का नया प्रशासक बनाया गया है। आपको बता दें कि होली के दिन मंदिर के गर्भगृह में आग लग गई थी, जिसमें पुजारी समेत कुल 14 लोग जख्मी हुए थे। आग के लगने का कारण जो गुलाल बाहर से लाया गया था उसमें कुछ ऐसे तत्व थे जिस कारण से गुलाल जब आरती की थाली पर गिरा तो फायर फ्लैश की तरह उद्भूत हुई और 4 से 5 सेकंड में वो पूरी फ्लैश फायर गर्भगृह के अंदर फैली। इसमें मुख्य रूप से जो प्रोटोकॉल्स लागू किए जाने थे, मंदिर की व्यवस्था को देखते हुए जो आदेश जारी किए गए थे, कई लोगों ने उसका उल्लंघन किया। इसके अलावा जिनकी जिम्मेदारी थी इसको एनफोर्स कराने की, वो भी जिम्मेदारी से एनफोर्स नहीं कराया गया। जो सिक्योरिटी एजेंसी थी उसके द्वारा भी लापरवाहियां पाई गई हैं। तो इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए जहाँ पे जिस स्तर पे जो कार्रवाई होनी है वो जो है की जाएगी। भस्मा आरती के दौरान गर्भगृह में जो आगजनी हुई थी उसमें मामले में जो जांच कमेटी बैठी थी, उस जांच कमेटी ने कल अपनी अंतरिम रिपोर्ट कलेक्टर नीरज सिंह को सौंप दी है। उसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि आगजनी का मुख्य कारण संभवतः केमिकल की गुलाल थी।
यह भी बताया गया है कि गर्भगृह में अत्यधिक लोगों होने के कारण भी यह आग लगी है। साथ में जो निकासी द्वार था वो बंद था, जिसके कारण ज्यादा जो लोगों को तुरंत राहत नहीं मिल पाई है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल से, जहां पे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कमलेश प्रताप शाह। अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक हैं शाह और पार्टी ज्वाइन करने के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। देखिए इसकी सुखबुगाहट सुबह से ही थी, अटकलों का बाजार गर्म था। आप देखिए अब कहीं ना कहीं खबर पर मोहर लगी है। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को आप तक पहुंचाई थी। अमृतांशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अमृतांशी, टाइम पूछा था आपसे, अब देखिए 5:30 बजे के आसपास अब ये टाइमिंग है और क्या डिटेल्स इस पूरे मामले में? देखिए, अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही थी। तब अचानक से कांग्रेस के विधायक पहुंचते हैं और किसी को शायद उस वक्त समझ नहीं आता कि ये अंदर क्यों जा रहे हैं, लेकिन वो विधायक छिंदवाड़ा से आते हैं। वो छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का गढ़ है और इस गढ़ को कमजोर करने में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। इससे पहले कई पदाधिकारियों और नेताओं को ज्वाइनिंग भले ही यहाँ पर करवाई गई हो, लेकिन छिंदवाड़ा के विधायक जो कि अक्सर शायद कांग्रेस की बैठकों में नजर नहीं आते थे, आज वो अचानक से बीजेपी की बैठक के बीच पहुंचे और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में हुई है। अब एक अधिकृत एक तरीके से कह सकते हैं औपचारिक ज्वाइनिंग जो है वो यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं जो चुनाव प्रभारी हैं उनके साथ उन्होंने ज्वाइनिंग की है। बीजेपी कार्यालय में आप हलचल देख रहे होंगे। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचने वाले हैं और वो अब यहाँ पर जो कमलेश शाह हैं उनको ज्वाइनिंग करवाते हुए नजर आएंगे। कमलेश शाह एक बड़ा चेहरा और बीजेपी को शायद फायदा पहुंचाने वाला चेहरा इसलिए भी है क्योंकि पहला वो छिंदवाड़ा से आते हैं। वो छिंदवाड़ा जिसको अपना कॉपीराइट एक तरह से कांग्रेस समझती है और छिंदवाड़ा को लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती है। और इसी बीच में छिंदवाड़ा के एक विधायक को तोड़कर भाजपा में शामिल करवाना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं उनकी जो न्यू ज्वाइनिंग का अभियान चल रहा है उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा, एक काफी प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं कमलेश शाह। उनका जो परिवार रहा है वो काफी ज्यादा जो है अमरवाड़ा क्षेत्र में एक तरीके से जो है वो माने जाने वाला पूरा परिवार है और इसी कारण उनकी ज्वाइनिंग जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को उस क्षेत्र के लोगों के बीच में फायदा दिलवा सकती है। तीसरा, वो छिंदवाड़ा का आदिवासी चेहरा है। आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास करती है और ऐसे में इनका आना कहीं ना कहीं शायद आदिवासी जो वर्ग है उसमें एक तरह का मैसेज दे पाए जिसके कारण बीजेपी को थोड़ा बहुत फायदा हो। और क्योंकि बीजेपी अपनी नई ज्वाइनिंग के जरिए लगातार कांग्रेस पर साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रेशर एक तरह से बनाने की कोशिश कर रही है और इसी बीच में एक विधायक का आना जो सिटिंग एमएलए हैं और वो भी छिंदवाड़ा से आना कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी वाकई में इस बार छिंदवाड़ा को जीतने के लिए पूरी तरह से प्रयास करने में जुटी हुई है और एक ये बड़ा दाव बीजेपी की ओर से माना जा रहा है। जी अमृतांशी, औपचारिकता है कब तक पूरी होंगी? अब से कुछ ही देर में देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद रहेंगे, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल वो अंदर पहुंच चुके हैं और जो विधायक हैं कमलेश प्रताप शाह वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। अंदर फिलहाल उनकी जो है मीटिंग चल रही है, तमाम बड़े नेताओं के साथ वो बैठे हुए हैं। लेकिन इसके पहले औपचारिक तरीके से जो सीएम हाउस है वहाँ पर सभी विधायक, मंत्री, नेता जितने भी मौजूद थे उनके सामने औपचारिक तरीके से उन्होंने ये बात जो है वहाँ पर मतलब स्वीकार कर एक तरीके से उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर जो है सभी के सामने तमाम जो उनके समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सभी की ज्वाइनिंग एक साथ करवाई जाएगी क्योंकि वो छिंदवाड़ा से आते हैं। बीजेपी इस मौके को बुनाने से देखिए छोड़ना नहीं चाहती है और शायद यही वजह रही है कि बड़े स्तर पर यहाँ पर जो है बीजेपी कार्यालय में ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग अभियान का एक ये बड़ा हिस्सा है और ये बड़ा दांव माने जा रहा है क्योंकि इस बार जो दांव लगा है वो सीधा छिंदवाड़ा के विधायक का लगा है और आदिवासी क्योंकि क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये कर कई वर्गों में फायदा दिलवाने वाला हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, फायदा डेफिनेटली यहाँ पर बीजेपी को होगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस कैसे अपनी आंखों से नुकसान होते हुए देख रही है। और वहीं अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने बीजेपी ज्वाइन करने पर एमपी सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने उनका पार्टी में स्वागत किया है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि कमलेश बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से हैं और पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पीएम मोदी के कार्यशैली से प्रभावित होकर ये कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है। कमलेश शाह ने इसीलिए बीजेपी ज्वाइन की है। कमलेश जी बहुत प्रतिष्ठित परिवार से हरनई जागीर का एक इतिहास है पर्यावरण का। वो तीसरी बार के विधायक हैं
उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्य प्रणाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं, उनका हृदय से स्वागत है, मैं बधाई देता हूँ। अमृतांशी लगातार हमारे साथ बने हुए। अमृतांशी, मुझे लगता है कि ये अभियान जो बीजेपी ने शुरू किया ये रुकने वाला नहीं है। इसके फायदे आपने बहुत विस्तार से दर्शकों को बताए हैं और नुकसान डेफिनेटली कांग्रेस को होगा। क्या कांग्रेस अपनी सीट, एकमात्र सीट बचा पाएगी अब? बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर यही पैदा हो रहा है कि क्या कांग्रेस अपनी इकलौती जो सीट है उसको बचा पाएगी, क्योंकि देखिए इकलौती सीट को बचाना सबसे पहला टास्क है, क्योंकि एक तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो कोई भी नेता हो, वो सभी फिलहाल छिंदवाड़ा को कैप्चर करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने हालांकि ये प्रयास विधानसभा चुनावों के दौरान में किया था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई। विधानसभा चुनावों के बाद जरूर जो है एक विधायक आकर यहाँ पर जरूर शामिल हुए हैं और यही वजह रही है कि बीजेपी का फोकस विधानसभा चुनावों की जीत के बाद से लेकर अब तक छिंदवाड़ा पर लगातार बना रहा है। पहले छोटे छोटे तरीकों से बीजेपी ने छिंदवाड़ा में जो है कांग्रेस के संगठन को कमजोर करने की कोशिश की, पार्टी पदाधिकारियों के शामिल यहाँ पर करवाया, संगठन के जो नेता थे उनको शामिल करवाया। उसके बाद देखिए जनपद अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी पहुंची और उसके बाद अब देखिए सीधा विधायक को इस बार बीजेपी लेकर आई है। वो भी आदिवासी विधायक है, कमलेश शाह हैं। माना जाता है कि जो छिंदवाड़ा के विधायक होते हैं वो कमलनाथ के बिल्कुल हुक्म के इक्को की तरह हैं, वो सिर्फ कमलनाथ के कहने पर चलते हैं। लेकिन क्या वजह रही, शायद कमलनाथ से बातचीत ना हो पाई हो या फिर क्या वजहों से उन्होंने बीजेपी का दामन अचानक से थामने का सोचा, ये फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। जहां बीजेपी की ओर अंदर बाकायदा एक न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई गई है। देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक ऐसा खुद पूरा मोर्चा बनाया गया है, टोली बनाई गई है जो कि दूसरे पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रही है, उनको साथ कर अपनी पार्टी में शामिल करवा रही है। ऐसे में कांग्रेस को जिस तरीके से टूट देखने को मिल रही है, कांग्रेस में फिलहाल शायद अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इन नेताओं को रोकने वाला हो। जीतू पटवारी भी शायद नेताओं से अभी संवाद में नहीं है, या फिर कमलनाथ खुद जो कि सब सैयद जाफर आ गए अब यहाँ पर जो है। बिल्कुल अमृतांशी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं ग्वालियर से आ रही, जहां पे आईटी ने छात्र को दिया है 40 करोड़ का नोटिस। पूरी तरीके से बेरोजगार है छात्र और पढ़ाई छोड़कर छात्र भाग दौड़ में जुटा हुआ है। एमए की पढ़ाई कर रहा है छात्र। क्या वजह रही है, ये बहुत सारे सवाल लोगों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सहयोगी देवश्री माली हमारे साथ जुड़े हैं। देव जी, क्या वजह रही है कि आईटी ने यहाँ पे छात्र को भारी भरकम 40 करोड़ का नोटिस दिया है? बिल्कुल, ये बहुत ही अजीबोगरीब तरह का मैटर है। प्रमोद डंडोतिया करके एक एमए का छात्र है, जीवाजी विश्वविद्यालय में पढ़ता है और उसे अचानक इनकम टैक्स विभाग से एक नोटिस पहुंचता है और इस नोटिस से उसकी नींद उड़ जाती है। उसे पता, उस नोटिस में लिखा हुआ है कि आपके द्वारा 46 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है, व्यापार किया गया है, जिसका आपने जीएसटी नहीं भरा है इनकम टैक्स को, आप पूरा डिटेल हमको उपलब्ध कराएं। जबकि छात्र बेरोजगार है, खुद ही पढ़ता है और एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है। इतने रुपए की तो उसने कभी व्यापार करना तो दूर की बात है, तेरे बुक है उसका कहना है कि हमने तो इतने रुपए कभी सुने भी नहीं है। अब वो तब से लगातार परेशान है। वो इनकम डिपार्टमेंट में अपने सारे कागज लेके गया कि भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ और जो है बेरोजगार हूँ, ये मेरे कागज है, मेरे अकाउंट में एक भी पैसे का आवागमन नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आप पुलिस विभाग में जाइए। तो आज वो पुलिस के अधिकारियों से मिला और उसने कहा कि भाई साइबर सेल में इसकी शिकायत की जाए कि मेरे जो पैन कार्ड है उसके नंबर का दुरुपयोग करके किसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है और कोई कैसे व्यापार कर रहा है। फिलहाल उसकी मुसीबतें बढ़ी हुई हैं क्योंकि नोटिस देने के लिए उसके पास कुछ है नहीं और व्यापार उसने किया नहीं है। तो इस तरह से उसकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, इसके कारण वो परीक्षा की पढ़ाई तो नहीं कर पा रहा, लेकिन इनकम टैक्स, जीएसटी, पुलिस, साइबर क्राइम, इन विभागों के चक्कर काटते घूम रहा है। बिल्कुल, वो अपनी समस्या को लेकर अलग अलग जगह जा रहा है। क्या कोई मदद मिल पा रही है इस छात्र को? आज ये जरूर हुआ है कि वहां जब इनकम टैक्स वालों ने कहा तो वो यहाँ ग्वालियर में जो साइबर क्राइम के एडिशनल एसपी हैं उनसे मुलाकात की थी और वहां उसने एक आवेदन दिया है। अब उस आवेदन के आधार पर हालांकि पुलिस कह रही है कि हम उसमें जांच करवाएंगे और जांच कराने के बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स के नोटिस टाइम बाउंड होते हैं और उसमें जवाब देना जरूरी होता है। तो अब इससे निराकरण कैसे होगा ये उसकी समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन पुलिस अब जांच की बात कह रही है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवश्री माली जी, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ये स्टूडेंट देखिए दर दर भटक रहा है अपनी समस्या को लेकर, क्योंकि अचानक से ही आईटी की तरफ से 46 करोड़ का ये नोटिस थमा दिया गया है। उधर जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है, जहां पे अवैध रूप से संचालित एक निजी अस्पताल में छापेमार कार्रवाई करते हुए अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया है। जब विभाग अस्पताल में पहुंचा तो विभाग को अस्पताल में 40 मरीज भर्ती मिले और अधिकारियों ने अस्पताल मैनेजमेंट को चेतावनी देते हुए मरीजों का जल्द से जल्द इलाज करके दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अस्पताल का लाइसेंस 31 मार्च 2023 को ही खत्म हो चुका है और इसके बाद उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है, लेकिन अस्पताल मैनेजमेंट लगातार मरीजों का इलाज कर रहा था, जिसको लेकर एक कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट में याचिका भी विचाराधीन है, लेकिन चूंकि उनका बिल्डिंग परमिशन नहीं है, इसलिए हम उनके पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करा सकते थे। ज्वाइंट टीम ने, जो हमारे विभाग की और राजस्व की एक टीम ने जाकर पंचनामा बनाया था। 40 मरीज वहाँ भर्ती थे, उनकी लिस्ट बनाकर उनको ये निर्देश दिए गए कि अब नए मरीज भर्ती ना करें और पुराने मरीजों का अच्छे से उपचार करके उनको छुट्टी करें। तो ये निर्देश जारी किए गए हैं और हमने इस बारे में पत्र कल लिख दिया है अनुविभागीय अधिकारी आधारताल को कि अब वो अपने स्तर से इस अस्पताल पर उचित कार्यवाही करें। उधर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पे जिले के सिरोंज में लोकायुक्त ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा है। शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त में पटवारी विकास जैन के खिलाफ जमीनी विवाद सुलझाने के मामले में रिश्वत की मांग करने की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम बनाकर आज कार्रवाई करने के लिए सिरोंज आए थे। शिकायत है वो इस तरीके की कि आवेदक हैं राम प्रसाद कुशवाहा, पारधा गांव के रहने वाले हैं। इनके एक समधी है रिश्ते के, उनकी कुछ खेती की जमीन है पारधा गांव में और उसमें कुछ रकबे में कुछ संशोधन होना है क्योंकि वो गलत चढ़ा हुआ है। इसके लिए वो एक साल से परेशान हो रहा है। ये पटवारी विकास जैन के चक्कर पे चक्कर लगा रहा था और उसने ये भी बताया कि उसके पैर में चोट है तो वो चलने फिरने बहुत सक्षम नहीं, बार बार इतनी भागा दौड़ी नहीं कर सकता है। तो इसके जो रिश्ते के समधी है राम प्रसाद कुशवाहा, उनसे इसने कहा था मथुरा ने कि मेरे जमीन का रकबे में सुधार करवा दो पटवारी से मिलके। पटवारी से जब राम प्रसाद मिलने गए तो उन्होंने सीधे 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की कि ये काम तब भी होगा जब 10,000 रुपये आप देंगे। खरगोन की बात करते हैं, जहां पे अवैध शराब की बिक्री को लेकर महिलाओं की नाराजगी सामने आई है। महिलाएं यहां पे विरोध में थाने पहुंची है और थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं का कहना है कि गांव में अवैध शराब की बिक्री हो रही है, तो वहीं गांव में इसके चलते अपराध भी बढ़ रहा है। जुआ और सट्टेबाजी भी धड़ल्ले से हो रही है, जिसको लेकर नाराज महिलाएं थाने पहुंची और ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी जताई है। यहाँ आज थाने में किस लिए आए हो आप? दारू का लेना। दारू की अवैध बिकती है आपके वहाँ? हाँ बिकती है। कितनी जगह बिकती है? 3 जगह। कौन कौन बेचता है? दीपक और प्रकाश वहाँ पर सरकारी ठेका है क्या? नहीं है। तो और क्या क्या अवैध गतिविधियाँ होती है वहाँ पर दारू के अलावा? सट्टा पत्ता। कौन कौन गाली बकता? घर वाले बकते हैं कि दूसरे लोग? घर वाला तो कोई नहीं बकता पर गांव का लोग ज्यादा बकता। इसको लेकर झगड़े भी होते हैं तुम्हारे गांव में? विरोध में सब एक दूसरा से छिपी जाते हैं कि अपना नाम नहीं फोड़ते, वो अपना नाम नहीं फोड़ते। तो पुलिस से क्या गुहार लगाई अभी तुमने? हमने विरोध किया, हमारे सफाई की एकासी हम हर किसी को मतलब रोक कर कि हमारे गाँव में इतनी गाड़ी गलौज नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस ने वहाँ पर रोक नहीं करी तो आगे क्या करोगे आप लोग? रोक भी होएगा वो करांगे आगे तक। अब जब उठे लियो थाना तक हम को मकसद ले लियो तब आगे तक भी चढ़ा फाइट। हर चीज की अति होती है। ग्राम सत्ता जाना की महिलाएं अपने घरों के परिवार के जो लोग हैं वो दारू पीते हैं और वो दारू पीकर उनके घर पर मारपीट करते हैं। इससे उनके घर का माहौल भी खराब होता है, बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। इसको लेकर महिलाओं ने अब मुद्दा उठाया है। वो आज थाने का घेराव किया, इन्होंने ज्ञापन दिया है और इनका कहना यह है कि ग्राम सत्ताजना में एक भी दारू की दुकान नहीं है, मगर अवैध दारू बेचने वाले 3 लोग पूरे गांव को खराब कर रहे हैं। अगर उन लोगों को बंद नहीं किया तो ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे, आगे जाके अधिकारियों से बात करेंगे। अगर नहीं हुआ तो आने वाले कल में सत्ताजना में अशांति भी हो सकती है। महिलाओं का कहना यह है कि हम जब तक दारू वहां पर बंद नहीं करवाएंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन गुफान के साथ
आशिक अली, NDTV, खरगोन। सीधी जिले में नहर में डूबे 8 साल के मासूम का 24 घंटों के बाद भी पता नहीं चल पाया है। जिले की गुलाब सागर नहर में कल सुबह 8 साल का मासूम डूब गया था, जिसका अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। मौके पर मौजूद SDRF की टीम बोट के सहारे 2 से 3 किलोमीटर दूर तक मासूम की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। कांकेर की बात करते हैं, जहां पे एक रोलर अचानक लुढ़कते हुए ट्रांसफार्मर में जा घुसा, जिसके चलते शहर और आसपास की बिजली व्यवस्था बाधित हो गई है। बताया जा रहा है कि डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रोलर को खड़ा किया गया था, पर इस दौरान रोलर ट्रांसफार्मर में घुस गया और वहीं घटना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। अंबिकापुर शहर में इन दिनों विद्युत विभाग के विद्युत फ्यूज कॉल और मेंटेनेंस में लगे कर्मचारी सुरक्षा नियमों को दरकिनार करते हुए बिना सेफ्टी उपकरणों के काम कर रहे हैं, जिसको लेकर सवाल भी खड़े उठ रहे हैं, क्योंकि विभाग इस तरफ बेपरवाह है और इस लापरवाही से कभी भी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिजली में आई दिक्कतों को दूर करते ये हैं विद्युत विभाग के कर्मचारी, जिन्होंने ना तो करंट से सेफ्टी करने वाले ग्लव्स पहने हैं, ना जूते, और तो और एक कर्मचारी तो मुंह से तार को काटते हुए भी आपको नजर आएगा। लेकिन कैमरा देख ये लोग ग्लव्स जरूर पहन लेते हैं। बिजली कर्मी बिना सुरक्षा उपकरणों के खंबे पर चढ़कर तो कहीं खुले ट्रांसफार्मर में बिना दस्ताना, जूता, हेलमेट पहने हुए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली की फॉल्ट को दूर करते इन बिजली कर्मचारियों से जब सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करने पर सवाल किया गया, तो ये लोग अलग अलग बहाने बनाते हुए नजर आए। आपका आदमी खंभा में चढ़ा, लाइट में, सुरक्षा के मामले में हेलमेट भी नहीं है, एक हाथ में ग्लोव्स है, तो इसको क्या आप लोग को दिक्कत नहीं होता है? नहीं, क्या सिंगल ग्लव्स में क्या है, प्लास पकड़ने में दिक्कत होता है ना। तो जैसे डिस्चार्ज किया, लाइन डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद वो चढ़ता है ऊपर। और भी जो कर्मचारी हैं उनके पास कुछ मतलब सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है, ऐसा क्यों? भाई जो लाइन में ऊपर चढ़ता है वो तो अपना लेके चढ़ता है ना, अपना सब जो भी दस्ताना है, डिस्चार्ज है, प्लास है। इस तरह की लापरवाही से अक्सर हादसे होते हैं और इन सब के बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बारे में जब बिजली विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बिजली का काम करने के दौरान क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन-किन उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए समय-समय पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और सुरक्षा उपकरणों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में कई बार कर्मचारी लापरवाही कर देते हैं। हमारे यहाँ जो ठेकेदारी सिस्टम है, FOC है, मैं फ्यूज कॉल अटेंड करने के लिए ठेकेदारी सिस्टम में कार्यरत है, जिसका सेफ्टी अप्लायंसेस देने का ठेकेदार को ही है। बाकी इसके अलावा हमारे जो रेगुलर स्टाफ है उनके द्वारा मेंटेनेंस करता है। हम लोग स्टोर्स, हमारे एरिया स्टोर विश्रामपुर से सामान सेफ्टी अप्लायंसेस के आते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं। कुछ स्टाफ में जो है उनको ट्रेनिंग भी दिया रहता है, समझाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या हड़बड़ी में वो सेफ्टी अप्लायंसेस नहीं ले जाते, लेकिन उनके पास रहता है, तो इस वजह से कभी कभी चूक हो जाती है। इसीलिए बार बार हम लोग कार्यशाला भी लेते रहते हैं कि आप जब भी निकले हड़बड़ में न निकले। आपको सब सामान दिया गया है, आप ले के ही जाए, लेकिन कभी कभी लापरवाही पूर्ण ऐसा करते हैं जिसके कारण घटना हो जाती है। बहरहाल इस लापरवाही की वजह से सुरक्षा मापदंडों को दरकिनार कर कर्मचारी काम कर रहे हैं। विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सवाल बरकरार है।
अंबिकापुर से रोमी सिद्दीकी की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।